बार हमने बल के संदर्भ में चर्चा की थी और सिंपल सी परिभाषा ये थी कि बल स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। बल वह साधन है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाए या प्रयास करे। अब स्थिति में परिवर्तन से हमारा क्या अभिप्राय है? यदि हम इस बिंदु के ऊपर चर्चा करें तो फिर हमें एक नया बिंदु मिलता है चर्चा का, और वह है गति। हम सब जानते हैं गति चल रहा है, ये हमारा कॉमन वर्ड है, चल रही है, चल रहा है। और यदि गति की परिभाषा के संदर्भ में चर्चा की जाए तो जो सबसे सामान्य सी परिभाषा दी जा सकती है वह है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। कोई भी लेमैन इसी परिभाषा को देगा। आप में से भी कईयों के दिमाग में यही परिभाषा होगी कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में बदलाव ला रही, लगातार बदलाव ला रही है, तो अपन कहते हैं कि वह गति कर रही है। लेकिन गति की हमारी ये परिभाषा अधूरी है। यदि मैं इसको इस संदर्भ के साथ जोड़ूं कि ये मान लो कोई बस है जिसमें ए और बी दो व्यक्ति दो की सीट वाली परंपरागत दो की सीट वाली सीट पर विराजमान है। सी जिनके घर पे ये पधारे थे वो उनको सी ऑफ करने के लिए आया है। वो बस की खिड़की के बाहर बस के जाने का इंतजार कर रहा है। पुराने समय की बात कर रहा हूँ, हमारे समय की बात कर रहा हूँ, जब लोग बसों से आना जाना किया करते थे और ये परंपरा थी कि मेहमान को छोड़ने बस स्टैंड तब तक रहना पड़ता था जब तक कि बस रवाना नहीं हो जाए, क्योंकि घर आके फिर जवाब भी देना पड़ता था कि बस गई है, जगह मिली कि नहीं, इस रूप में। और यहाँ पर हमारा ड्राइवर डी जब गाड़ी में आकर के बैठता है तो गाड़ी चलना प्रारंभ करती है और थोड़े समय के पश्चात मान लो इस पोजीशन पर आ जाती है, यहाँ आ जाती है। सी वहीं खड़ा रह गया जो सी ऑफ करने के लिए आया था। ए और बी इस गाड़ी के साथ चलते हुए यहाँ पर पहुंच गए। अब यदि सी से पूछा जाए कि क्या बी गति कर रहा है, तो सी जवाब देगा कि हाँ, बी गति कर रहा है, क्योंकि जो बी पहले उसके ठीक सामने था अब उसकी स्थिति में बदलाव आ गया और वो इधर पहुंच गया। इसलिए सी का जवाब होगा कि हाँ, बी गति कर रहा है। लेकिन जब यही प्रश्न ए से पूछा जाएगा तो फिर बात बदल जाएगी। ए कहेगा कि नहीं, बी गति नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने यही परिभाषा पढ़ी थी, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। ए का तर्क यह है कि बी पहले भी मेरे साथ मेरे पास वाली सीट पर बैठा है और अभी भी बैठा है, भले गाड़ी चल रही है लेकिन बी अपनी जगह पर मेरे साथ उसी स्थिति में बैठा हुआ। इसलिए बी का जवाब होगा कि ए का जवाब होगा कि नहीं, गति नहीं कर रहा है। अब यदि ये प्रश्न एक ही प्रश्न दो व्यक्तियों से पूछा जाए और दोनों के जवाब अलग अलग आए, फिर भी सही है, क्योंकि ए का तर्क अपनी जगह सही है, सी का तर्क भी अपनी जगह सही है, तो इसका अर्थ यह है कि प्रश्न गलत है। प्रश्न गलत है ये कहा जा सकता है या परिभाषा गलत है? तो कई बार ऐसा ही होता है कि आप किसी प्रश्न का जवाब दें, हाँ में भी दें तब भी समस्या और ना भी में भी दें तब भी समस्या होती है। आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, अब यदि आप हाँ कहते हैं तब भी गलत बात हो जाती है और ना कहते हैं इसका मतलब पहले से पी रहे थे अभी भी। और ये बात चोरी के संदर्भ में पूछी जा सकती है कि क्या आपने चोरी करना छोड़ दिया है। तो इसलिए कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना दोनों में देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यदि समय के साथ स्थिति के परिवर्तन को गति कहते हैं, इस परिभाषा को आधार बनाते हैं, तो ए और बी के दोनों जवाब भले ही उल्टे हैं लेकिन दोनों के सही हैं। इसका अर्थ यह है कि इस परिभाषा में कोई गड़बड़ नहीं। ऐसी स्थिति में आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक ने अपना सापेक्ष सिद्धांत दिया। आइंस्टीन ने यह कहा कि कई चीजें सापेक्ष होती है, तुलनात्मक होती है, उनको बिना तुलना किए आप परिभाषित नहीं कर सकते। खट्टा है या मीठा है ये तब पता चलेगा जब आप उसको किसी के से तुलना करो।
इसकी तुलना में वो व्यक्ति अच्छा था। कई बार दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं और फिर पता लगता है कि इन टीचर की तुलना में तो पहले वाले ही अच्छे थे, जो कम से कम हमें पढ़ाते तो नहीं थे। ये सापेक्ष कई चीजें तुलनात्मक रूप में ही देखी जाती है, बड़ा है या छोटा है, ऊंचा है या नीचा है, ये सब अपन तुलनात्मक रूप में ही देखते हैं। तो आइंस्टीन ने ये कहा था कि गति भी सापेक्ष राशि है। इसका अर्थ ये हुआ कि गति को बिना तुलना किए परिभाषित नहीं किया जा सकेगा। बस इसी तथ्य को आइंस्टीन का सापेक्ष सिद्धांत, आपने बड़ा नाम सुना, रिलेटिव थ्योरी ऑफ आइंस्टीन। तो रिलेटिव थ्योरी कुछ नहीं, बस आइंस्टीन ने ये कह दिया था कि गति एक ऐसी राशि है जिसे बिना तुलना किए परिभाषित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात गति एक सापेक्ष राशि। और जिसके साथ तुलना करके हम गति को परिभाषित कर रहे हैं उसे उसने एक जनरल नाम दे दिया निर्देश तंत्र। इसलिए यदि गति की पूर्ण परिभाषा को अपन बात करें तो हमें यह कहना पड़ेगा कि निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अब अपनी गति की इस परिभाषा के अंदर कोई संशय नहीं। अब आप यदि अपन सी को निर्देश तंत्र मान रहे हैं तो बी गति कर रहा है, लेकिन ए को निर्देश तंत्र मानते हैं तो बी गति नहीं कर रहा है। इस रूप में अपन इन दोनों के उत्तरों को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसलिए गति के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि गति एक सापेक्ष राशि है जिसको किसी अन्य के साथ तुलना करके ही परिभाषित किया जाएगा, और वो होगा निर्देश तंत्र। जब हम पृथ्वी के संदर्भ में गति के लिए चर्चा करते हैं, हम ये कहते हैं कि पृथ्वी गति कर रही है, तो हम तुलना कर रहे होते हैं सूर्य या चंद्रमा के साथ। जब उसके रूप में हम देखते हैं तब हमें पता लगता है कि पृथ्वी गति कर रही है। अन्यथा आप देख रहे हैं, आप बैठे हुए, आपको कभी आभास नहीं होता है कि पृथ्वी घूम भी रही है। लेकिन जब हम उसकी तुलना सूर्य या चंद्रमा के साथ करते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तव में पृथ्वी की स्थिति में लगातार परिवर्तन आ रहा है। तो ये गति की पूर्ण परिभाषा है। अब यदि हम गति के प्रकारों के संदर्भ में चर्चा करें कि गति कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य विभाजन जो गति का किया जा सकता है वह 3 प्रकार की है गति हमारे लिए। एक स्थानांतरीय गति जो हम सामान्यतः देखते रहते हैं, जिसमें संपूर्ण पिंड अपनी जगह से विस्थापित होता है। विस्थापित शब्द थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं हिलता है यूं कह देता हूं, चलता है यूं कह सकते हैं कि संपूर्ण पिंड अपनी जगह से हिलता है या चलता है, तो अपन कहेंगे कि वह स्थानांतरीय गति कर रहा है। दूसरा, अपनी जगह पर ही गोल गोल घूम रहा हो, जैसे पंखा घूम रहा हो, पुराने समय का लट्टू घूम रहा हो, तो अपन कहेंगे कि वह घूर्णन गति कर रहा है। अपनी जगह पर गोल गोल घूमना। ये घूर्णन गति हो जाएगी किसी सहारे, और जिसके सहारे वो गति कर रहा है उसे अपन नाम देंगे घूर्णन अक्ष। साइकिल का पहिया है, तो साइकिल का पहिया जब घूम रहा होता है तो वह एक्सल के सहारे घूम रहा है, तो वो एक्सल उसका घूर्णन अक्ष होता है। पृथ्वी घूम रही है ये बतलाने के लिए हमारे पुराने ऋषियों ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी शेष नाग के फल पर घूम रही है। ऐसा कोई नाग हो नहीं सकता जो लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी को उठाए हुए घूम रहा हो, या ये हो जाए कि वो अपने अवतारों को, अपने वंशजों को कहता जा रहा है कि भाई आज मैं थक गया हूँ, आज पृथ्वी को उठाने का काम ऐसा है। लेकिन उन्होंने घूर्णन अक्ष का कॉन्सेप्ट देने के लिए कि सबको क्या समझाएं कि घूर्णन अक्ष क्या होता है, तो उन्होंने एक शेष नाग का कॉन्सेप्ट दे दिया कि पृथ्वी शेष नाग के फन के ऊपर घूमे। तो जो शेष नाग का अस्तित्व मेरे ख्याल से वह घूर्णन अक्ष के कॉन्सेप्ट को ही देता है, क्योंकि घूमने के लिए किसी सहारे की जरूरत है, और वो जिस सहारे से घूम रही है वो घूर्णन अक्ष है। लट्टू के संदर्भ में बात करें तो लट्टू कील पर घूम रहा है तो कील अपनी घूर्णन अक्ष कहलाएगी। और तीसरा है मिश्रित गति। मिश्रित गति में दोनों का मिश्रण हो, स्थानांतरी गति भी होगी और घूर्णन गति भी होगी। गोल गोल घूमते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, जैसे गरबा खेल रहे हो उस रूप में चल रहा है, तो
अपन कहेंगे कि ये मिश्रित गति है, और इसका सबसे आदर्श उदाहरण पृथ्वी की गति है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर गोल गोल घूम रही है, जिससे दिन और रात बन रहे हैं 24 घंटे के अंदर। वो पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। और जो ऋतु परिवर्तन है, सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन है, वह स्थानांतरी गति। इस प्रकार से जो पृथ्वी की गति हो रही है वह मिश्रित गति का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें स्थानांतरी गति के कारण मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, ऋतुएं बन रही हैं, और घूर्णन गति के कारण दिन और रात की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये हमारे लिए गति का 3 प्रकार से विभाजन है। स्थानांतरी गति, जिसमें संपूर्ण पिंड अपनी जगह छोड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होता है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपने कईयों ने प्राप्त किया ही है। वह एक विद्यालय से को छोड़ करके दूसरे विद्यालय के अंदर स्थानांतरित हुआ है। तो स्थानांतरी गति में पूरा पिंड अपनी जगह छोड़ेगा। घूर्णन गति के अंदर एक ही जगह के ऊपर खड़ा खड़ा घूर्णन अक्ष के सहारे गोल गोल घूमेगा, एक ही जगह के ऊपर। एक वृत्ति गति के साथ आपका कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर अपन बाद में चर्चा करने वाले हैं। और तीसरा है अपने पास मिश्रित गति, जिसमें दोनों प्रकार की गतियां एक साथ चलती हैं। अभी अपन इतनी ही बात कर रहे हैं, आगे की चर्चा और करेंगे।